अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा वसीम डांगरा PSX एनालिसिस से। तो देखिए, आज का जो स्पेशल सेशन है वो मैंने मार्केट की सूरत हाल को देखकर रखा है, जो इकनॉमी की सूरत हाल है उन सबको देखकर रखा है। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं कुछ लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट्स को भी आप लोगों को बताऊंगा, किन स्क्रिप्ट्स को हम लोग को ख़रीदना चाहिए। खासकर जो इन्फ्लेशन जब हाई साइड पे होती है तो उस दौरान आपने किन सेक्टर्स को पिकअप करना होता है, किन सेक्टर्स में आपने बाइंग करनी होती है, किन सेक्टर्स में सेलिंग करनी होती है, किन सेक्टर से अवॉइड करना चाहिए, किन सेक्टर से आपने के करीब आना चाहिए। तो देखिए, आज के जो सेशन का आगाज़ है मैं KSE 100 इंडेक्स के जो पॉइंट्स है उससे करूँगा। जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई 3 जून 2022 को, तो वो थी 41,314 पर। तो देखिए, इंडेक्स में एक अच्छा खासा हम लोग ने देख लिया, ऑलरेडी एक डिक्लाइन आ गया है, उससे ज़्यादा आया है डिक्लाइन स्टॉक्स में। अब तो अगर हम इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट को कंपेयर करें तो देखिए, जब कभी इन्फ्लेशन हाई होती है तो इन्फ्लेशन हाई होने पे कुछ स्टॉक्स में हमें एक बूम भी दिखता है। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि देखिए, एक रिक्शा वाला है या फिर एक रिक्शा वाले की हम एग्जांपल लेंगे। एक रिक्शा वाला है, वो आपसे पहले 100 रुपये लेता था। आपको मान लीजिए आपको जाना है 3 किलोमीटर का रास्ता, अब वो आपसे पहले 100 रुपये लेता था। अब पेट्रोल बढ़ गया तो अब वो क्या करेगा कि अपना जो आपको छोड़ने का रेट है, अब क्या, जैसे मान लीजिए 100 रुपये में आपको छोड़ता था, 30 रुपये का उसको पेट्रोल लगता था। अब पेट्रोल महंगा हो गया तो अब जो 30 रुपये उसे 50 रुपये का पड़ गया, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें एक डिक्लाइन आया। तो उसको कवर करने के लिए जो अपना रेट है बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करने का रेट उससे भी बढ़ा देगा। पहले वो 100 रुपये में करता था तो अब वो 120 रुपये में आपको देगा वो सर्विस। इससे क्या होगा कि वो अपने आप को सेव कर लेगा इन्फ्लेशन से, और जो इन्फ्लेशनरी स्ट्रेस होगा वो आम पब्लिक के ऊपर आएगा। अब इसी तरीके से आप एक नॉर्मल बिजनेस भी ले लीजिए, कोई सा भी एक, मान लीजिए एक सीमेंट का बिजनेस है। अब वो अगर कोल को इंपोर्ट करता है, अब वो महंगा हो गया कोल इंटरनेशनली भी, और हमारा रुपी डेप्रिशिएट भी हुआ, तो इंटरनेशनली प्राइस यहाँ गई और जो हमारा रुपी है वो मज़ीद नीचे गिरा। तो अब ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा महंगा पड़ गया कोल, जो एक रॉ मटेरियल है बेसिकली आप जब सीमेंट बनाते हैं। तो अब क्या होगा इससे बेसिकली कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उनके प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें एक डिक्लाइन आएगा। तो उसे कवर अप करने के लिए वो लोग क्या करेंगे कि जो बेसिकली आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एक रेट बढ़ा देंगे। अब प्रोडक्ट का रेट जब बढ़ाएंगे तो उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वापसी कवर अप हो जाएंगे। इससे क्या होगा, एक इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई आ गई। तो इन्फ्लेशन आप कहें, इन्फ्लेशन आप महंगाई को भी कह सकते हैं। आपका रुपी इंटरनेशनली डेप्रीशिएट और रुपी अपनी वैल्यू लॉस करे, उससे भी आप इन्फ्लेशन के अंदर कह सकते हैं कि बेसिकली जब डॉलर बढ़ता है तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, जो कि हम जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ी वीडियो भी बन सकती है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ इसका जो इम्पैक्ट है हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता भी रहा हूँ। बहरहाल ये तो सब हो गया, थोड़ा आप लोगों को बता दिया कि इन्फ्लेशन से क्या होता है। अब मान लीजिए, अब महंगाई जब बढ़ जाती है तो जो गवर्नमेंट, क्या इससे महंगाई बढ़ने से क्या होता है कि जो आप लोग का परचेजिंग पावर है, जो आम आवाम की जो परचेजिंग पावर है वो लिमिट हो जाती है। आप कोई चीज़ लग्जरियस आइटम खरीदने जाते हैं तो आप उससे दूर हो जाते हैं कि नहीं, खर्चा कम करना है, पैसे बचाने हैं। तो दो चीज़ें आ जाती है, इससे दो टर्म्स आती है, नेसेसिटी और होती है दूसरी लग्जरी। अब क्या होगा कि कोई चीज़ महंगाई होगी तो तो बंदे क्या करेंगे, नेसेसिटी की तरफ जाएंगे, लग्जरीज को कम कर देंगे। नेसेसिटी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, या फिर आप जिसके बगैर रह नहीं सकते। मान लीजिए खाना खाना, ये एक लग्जरी आपके लिए नेसेसिटी है। आपके लिए मान लीजिए पानी पीना, ये एक नेसेसिटी है। कोई आप लोगों के घी हो, शुगर हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जो रास्ता चाहिए बेसिकली, वो अगर आप गाड़ी में जाएंगे तो वो भी आपके लिए एक नेसेसिटी, क्योंकि आप इतना चल के नहीं जा सकते। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब नेसेसिटीज़ में आ जाता है। इवन आजकल तो ACs हो गए, एयर कंडीशनर्स, वो एक नेसेसिटी बन चुकी है। आपकी वॉशिंग मशीन एक नेसेसिटी बन चुकी है, ठीक है। इसी के तरीके से बिजली आपके लिए एक नेसेसिटी बन चुकी है। तो ये सब नेसेसिटी है। लग्जरीज़ में क्या आ जाता है, महंगी गाड़ी, फजूल खर्चे, जितने भी फजूल खर्चे हैं आपका, मतलब कि कोई सी भी महंगे ब्रांडेड क्लोथ्स लेना, वो सब आपके आ जाते हैं लग्जरीज़ में। जबकि कभी इन्फ्लेशन होती है तो आप लग्जरीज़ की तरफ कम जाते हैं, और जो आप नेसेसिटीज़ है आप उसकी तरफ ही रहते हैं, ना उसे ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए अब जो कोई कंपनी है जो ये महंगे क्लोथ्स बनाती है और जो दूसरी कंपनी सस्ते क्लोथ्स बनाती है, तो
क्या होगा इससे कि महंगाई तो दोनों तरफ ही है, जो महंगे क्लोथ्स थे वो मज़ीद महंगे हो गए, सस्ते क्लोथ्स थे वो भी थोड़े महंगे हो गए। लेकिन कंपनी को कौन सी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा? जो कि सस्ते क्लोथ्स बनाती हैं। तो आपने उन कंपनियों की तरफ डायरेक्ट जाना है। तो एक तरीके से इन्फ्लेशन जब होता है तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रोथ में आती है। इन्फ्लेशन को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो इकोनॉमी उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी या ग्रोथ रुक सकती है। तो जब कभी आपकी जो ये आपका SBI है, स्टेट बैंक SBP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा तो आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो आप इस तरीके से समझे, इंटरेस्ट रेट लो होगा, इकोनॉमी ग्रोथ हाई होगी, और इकोनॉमी ग्रोथ अगर लो होगी तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इकोनॉमी ग्रोथ लो होगी। कभी कभार ऐसा भी हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट हाई पे होता है, इकोनॉमी ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो होती है, तो स्टैगफ्लेशन है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो वैसे कम केसेस में हमने देखा है। तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कंपनीज़ को फ़ायदा अच्छी तरीके से हो सकता है इन्फ्लेशन की तरफ अगर बढ़े, तो अब क्या हो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है, हो सकता है उनका प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज़ आ गया हो, वो जो उन्होंने रेट बढ़ाए हैं, और वो एक नेसेसिटी है अगर, तो वो उनकी सेल्स में भी डिक्लाइन नहीं आएगा। तो इस वजह से जो कंपनीज़ है जो नेसेसिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है वो कंपनी के लिए एक फ़ायदा होगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कंपनी जो नेसेसिटी प्रोवाइड करती है उनको होल्ड करें। कभी अक्सर औकात इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए लोग इक्विटीज़ खरीद लेते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी यही वजह कि वो समझते हैं कि जो अब हम महंगी चीज़ें खरीदें इसका फ़ायदा तो किसको होगा, क्या कहते हैं, आपकी जो कंपनी है उसको होगा, तो उसी के ओनर बन जाए। तो एक तरीके से हम काफ़ी हद तक अपने आप को हैच कर जाएंगे इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन से हैच करने का एक और तरीका गोल्ड बाय करना है, कि गोल्ड ने इन द पीरियड, जो आपका पीरियड गुजरा है जितना भी 10-20 साल का या 100 साल का, उसमें गोल्ड ने इन्फ्लेशन से हमें हमेशा बचाया है। जिसने मान लीजिए 10 साल पहले 1 तोला सोना खरीदा था, मान लीजिए जिसने कभी 50,000 का जब सोना खरीदा था, और आज वो बेचता है, तो अगर ऐसे 100% भी प्रॉफिट होता है तो वो इतना ही सामान पड़ जाएगा, उसकी परचेजिंग पावर सेम रहेगी। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना पड़ेगा। 50,000 मान लीजिए पहले के, जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आलू मान लीजिए पहले 25 रुपये के मिलते थे फ़ी किलो, तो अब वो 50 रुपये के मिलते हैं, या 50 रुपये के पहले मिलते थे तो 100 रुपये के मिलते हैं। पहले 50,000 का आप अगर 1000 ले सकते हैं तो आज 1 लाख का या 1,40,000 जितने का भी सोना, तो आप उसके अभी भी 100 ही किलो खरीद पाएंगे। 100 किलो पहले भी आप आलू खरीद सकते हैं, तो अब भी आप 100 ही किलो आलू खरीद पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको टाइम बाय टाइम समझ में आएगा। बेसिकली मैंने काफ़ी अच्छी एक तरीके से, मेरे नज़दीक मैंने काफ़ी डिटेल में चला गया हूँ। तो अब हम थोड़ा चलेंगे किन सेक्टर्स के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपने फाइंड करनी नेसेसिटीज़ जैसे कि हो गई आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उससे क्या होगा कि एक नेसेसिटी है, दवाइयाँ आजकल एक नेसेसिटी बन चुकी है। बुढ़ापे, बच्चे और जवानी में ये सबको दवाइयों की ज़रूरत होती है। अब दवाइयाँ को रोक ले तो फिर दूसरे मसाइल आ जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ अपनी जो है वो प्रॉपर्ली लेते रहते हैं। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, बीमारियाँ भी स्प्रेड होनी है बीमारी, तो ये जो बीमारियाँ है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, ज़्यादा जो डिमांड है दवाइयों की वो बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन में इजाफा आएगा, कंपनीज़ की ग्रोथ में एक इजाफा आएगा। अब इन्फ्लेशन हो गई तो दवाइयाँ महंगी हो गई, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल है, तो उससे भी कंपनी को ही प्रॉफिट होगा। तो अब आपको एक चीज़ पता चली, आपने नेसेसिटीज़ की तरफ जाना है, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया एक्सक्यूज़ मी जी। तो ये मैं कह रहा था जी, तो फिशिंग इन द राइट पॉन्ड इज़ द फर्स्ट टास्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने ऐसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जिसके अंदर ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत बड़ा बूम दिखता है यहाँ से हमें। टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है, हम जैसे जैसे लगता भी है कि हम एक्सपोर्ट में काफ़ी खातिर ख्वाह इजाफा कर सकते हैं, खासकर ये टेक्नोलॉजी की, और फार्मास्यूटिकल तो खासकर हमारे इम्पोर्ट्स है। तो एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि इन कंपनियों को फ़िल्टर आउट कैसे करेंगे। इन कंपनी को फ़िल्टर आउट करने के लिए मैं एक वेबसाइट पर जाऊँगा, खाई स्टॉक्स KHI stocks.com, ठीक है, KHISTOCKS.com। उधर आप कोई सी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। मैंने इधर जो नाम बेसिकली लिखा है वो है GlaxoSmithKline। अगर इसका अभी हम करंट रेट की बात की जाए, तो इसका जो करंट रेट चल रहा है वो अभी अप्रॉक्सीमेट, अगर आपको इसका एग्जैक्ट रेट बताऊं तो 120.48, इसका जो लास्ट क्लोजिंग आई है वो 120.48 पे आई है। अब GSK एक पॉपुलर ब्रांड है, ये पेन एंड ऑल आपकी हो गई, वो सब GSK ही मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे अब अपने, अगर आपके
ड्रॉ खोल लीजिए, आपको जितनी दवाई है उसके पीछे लिखा हुआ होगा, या सर्ले लिखा हुआ होगा, या एजीपी लिखा हुआ होगा, या फिर जीएसके लिखा हुआ होगा, ऐसे मुख्तलिफ कंपनियों के नाम लिखे हुए होंगे। तो उन चीज़ों से अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट में एक इजाफा दिख सकता है। चले अब हम करेंगे थोड़ा जीएसके को एनालाइज। तो अभी आप मेरे सामने एक कंपनी देख सकते हैं, जीएसके ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन पाकिस्तान पॉपुलर ब्रांड है। तो अब यहाँ पे मैंने इसका खोल लिया KHIstocks.com की वेबसाइट पे इसका नाम लिख दिया है, और ये मेरे सामने ये जीएसके खुल चुका है। अभी इसका रेट है 121 रुपये पे। अब हम आ जाते हैं इधर, आप देखेंगे अनाउंसमेंट्स होगा, प्राइस हिस्ट्री, चार्ट एनालिसिस, डिविडेंड हिस्ट्री और फाइनेंशियल एनालिसिस। हम फाइनेंशियल एनालिसिस पे आएंगे। इधर आप जाएंगे अगर बेसिकली इधर टैब पे, तो इधर आपको काफ़ी चीज़ें लिखी होंगी, रेशियो होगा, फिर आएगा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी फ़िलहाल हम पहले इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो देखिए इसके अंदर काफ़ी डेटा मौजूद है। अगर आप देखें अगर तो 2012 का इसमें डेटा मौजूद है, उससे भी पहले का बल्कि डेटा मौजूद है, जो कि अराउंड अगर हम देखें तो अराउंड 2009 से है। अगर अब सबसे पहले हम आ जाते हैं सेल्स के ऊपर। यहाँ पे आप सबसे जो पहला बार देख रहे हैं वो है सेल्स का। हमें चाहिए कि जो कंपनी है वो अपनी सेल्स बढ़ाती रहे ओवरऑल, ठीक है। अब आप 2009 में देखेंगे इसने 16 मिलियन की सेल, फिर अगले ईयर 18.9 बिलियन, फिर 21 बिलियन की सेल, फिर 23, फिर 25, फिर 27, फिर एक ड्रॉप आया 23 के करीब, फिर 27 आई, फिर 32 बिलियन आई, फिर 34, 36, और जो लेटेस्ट 2021 में 36 बिलियन के से सेल्स की। तो अब अगर हम देखें तो ओवरऑल इसमें एक इंक्रीज़ आया है सेल्स के अंदर। ओवरऑल जो इसने सेल्स किया उसमें 2000 अगर आप 9 से कंपेयर करें तो जो इससे सेल्स 16 बिलियन की थी वो अब डबल हो चुकी है। तो ये एक अच्छी बात है, एक डबल हो गई इसकी सेल्स। और फिर इसके अगेंस्ट जो COGS को अगर हम हटा दें तो उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट रहता है उसमें भी अगर हम देखें तो ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली एक इंक्रीज़ ही रहा है। 2009 में 4 बिलियन का था, आप इधर देखें 4 बिलियन इसने कमाया था, और जो 2021 है उसमें इसने 9.7 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली एक इंक्रीज़ ही आया है। अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सारे ये जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस, और जितने भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के जो हो गए, आपके जो मार्केटिंग हो गई, आपकी मैनेजमेंट का जो सैलरीज है, जितने भी एक्सपेंसेस हो गए उन सब को हटा के जो एबिटा आप देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, ये सब को अगर हम हटाए तो इनकी जो अर्निंग आई है वो 8.3 बिलियन थी। और अगर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स चेक करें तो 7.5 बिलियन थी। और अगर हम अर्निंग बिफोर टैक्स, तो टैक्स को हटा के जो इन्होंने अर्निंग की वो 7.4 बिलियन की है, जो अगर आप प्रीवियस ईयर्स में देखें तो एक अच्छा इजाफा है। 2009 में इसने 1.7 बिलियन की है, और अब जो इसने किया वो 7.4 बिलियन का इजाफा किया है। तो ये एक काफ़ी एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया है इसकी अर्निंग्स बिफोर टैक्स पे। और अगर आप जो टैक्स देखें तो 2 बिलियन का इसके ऊपर टैक्स लगा, और PAT जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया वो 5.3 बिलियन है, जो कि वंस अगेन अगर हम कंपेयर करें तो 1 बिलियन था पहले 2009 में, और अब वो 5.3 आ गया है। अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स ग्रोथ हुआ है। इसकी वजह से EPS भी हम देखें तो 5 रुपये की जो पहले EPS थी अब वो 16 रुपये 81 पैसे पे आ चुकी है EPS। तो इसका मतलब है कंपनी इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग, कंपनी एक ग्रोथ में है। और इसकी दूसरी बात ये कि ये नेसेसिटी है, तो ये एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन रह सकता है। अब अगर हम आ जाए दूसरे उस पर, अब मैं आ गया यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट पे। आप यहाँ पे क्लिक करें तो कंपनी की बैलेंस शीट आ गई। अब बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के सबसे पहले आपके पास आ रहे फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी के पास जो एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, जो कंपनी का हो, एसेट्स कुछ भी हो सकता है आपकी ज़मीन हो, आपकी मशीनरीज हो, जिनकी एक वैल्यू हो, ठीक है, वो एक एसेट हो गई। अगर आप 2009 में देखें इनके 3.8 बिलियन के एसेट्स है, फिर 4.1, फिर 4.7, 5.7, 5. तो ये आप देखें तो मुसलसल इंक्रीज़ है, और अभी तक मेरे हिसाब से एक बार भी डिक्लाइन नहीं आया। हम देखें अगर यहाँ पे 7, फिर 8, फिर 9, सिर्फ 2018 के एक साल था जिसके अंदर थोड़ा एक डिक्रीज़ आया, लेकिन फिर हमने ये देखा कि इसमें ओवरऑल एक इंक्रीज़ हुआ है इसके एसेट्स के अंदर। 2021 के अंदर इसके एसेट्स देखें तो 10 बिलियन के हैं, ठीक है, 2021 में। और अगर आप 2009 से कंपेयर करें तो एक मोर देन डबल आपके एसेट्स हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, 2021 के अंदर इसने उसकी 1.6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स है। अब आ जाता है नेक्स्ट जो है वो कैश इन हैंड है। अब कैश इन हैंड एंड बैंक, जो आपके पास फ़ौरन कैश अवेलेबल है,
वो 7 बिलियन का है। और ये भी आप देखें तो एक इंक्रीज़ ही ओवरऑल एक इंक्रीज़ होता हुआ आया है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स के अंदर, फिर स्टॉक एंड ट्रेड, जो आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर ट्रेड डेब्ट्स, करंट एसेट्स। अब आ जाता है हम करंट एसेट्स के ऊपर। ये एक नया एक दूसरा इंपॉर्टेंट है जिसके अभी ओवरऑल एसेट्स है, ठीक है। ये जितनी भी ऊपर चीज़ें आ गई ना, इसके जो एसेट्स है वो 18.96 बिलियन हो गए, जो कि वही बात मोर देन डबल हो गई है 2009 से अगर हम कंपेयर करें। फिर आ जाते हैं क्विक एसेट्स। अब जो क्विक एसेट्स होते हैं वो 12 बिलियन के। अब जो क्विक एसेट्स होते हैं वो एसेट्स होते हैं जो आपके पास फ़ौरन अवेलेबल हो। जैसे अब आप देख लीजिए क्विक एसेट्स के अंदर आपका ये कैश इन हैंड एंड बैंक होगा। जो आपके पास कैश मौजूद है वो एक क्विक एसेट में माना जाएगा। इसी तरीके से जो आपने बॉन्ड्स है आपके पास, वो सब क्विक एसेट्स के अंदर आएंगे, जिससे आप मान लीजिए आपके पास जो लोन है वो आप या वो कैश है जो आप फ़ौरन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके पास जो टोटल एसेट्स आ गए वो है 30 बिलियन के। मज़ीद अगर हम नीचे आए तो इनकी लाइबिलिटीज़ आ जाती है। अब जो इधर टोटल हम आ जाते हैं, अब इसमें ये ब्रेक डाउन करके दिखाया, हम टोटल आ जाते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। जो टोटल करंट लाइबिलिटीज़ है वो भी एक इंक्रीज़ होती हुई आई है, जो एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। जो लाइबिलिटीज़ है हमें वो चाहिए कि वो एक डिक्रीज़ होता हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी तो जो लाइबिलिटीज़ है उसमें एक इजाफा होगा ही होगा। तो लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लाइबिलिटीज़ में एक मुसलसल इंक्रीज़ होता हुआ आया है। ऑल्दो ये पेड जो कैपिटल है वो ज़्यादा इसने पे नहीं किया है बहरहाल, लेकिन जो लाइबिलिटीज़ है वो इसके पास जो अभी लाइबिलिटीज़ है करंट वो है 9.4 बिलियन की। और जो अगर आप इसके करंट एसेट्स जो इसके बाद क्विक एसेट्स देखें 12 बिलियन के, तो वो इससे पे कर सकता है। जो आपका रेशो है, तो इसका जो क्विक रेशो है वो 1.5 है। मतलब इसके बाद 1 रुपया मौजूद, जो 1.5 रुपीज़ मौजूद है 1 रुपये के टैक्स को झुकाने के लिए। और जो इसका करंट रेशो है वो 2.2:1 है। मतलब इस बार 2 रुपये 20 पैसे मौजूद है अपना 1 रुपये का कर्ज उतारने के लिए, जो कि एक अच्छा है, डिसेंट है। तो अगर अब हम बात कर लें इसका जो आ जाता है एक बुक वैल्यू, तो अब अगर आप इसके जितना भी एसेट्स है उसे माइनस कर दें उनकी लाइबिलिटीज़ से, तो जो एक अमाउंट आएगा वो एक जाहिर सी बात है एक प्रॉफिट वाला अमाउंट आएगा। जो नंबर आएगा वो इसकी एक ओवरऑल एसेट्स मौजूद है, सारा लाइबिलिटीज़ को, कर्ज को उतारने के बाद जो उनके पास जो आएगा वो नंबर आएगा, उससे अगर आप डिवाइड कर दें इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स है, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी इसकी बुक वैल्यू, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अभी 68.8 रुपीज़ के पास आती है। जो अभी इसका जो करंट रेट है 120 है, तो इसका जो रेट आ जाएगा बेसिकली बुक वैल्यू 68 रुपीज़ है, ठीक है। और नॉर्मली 3 गुना तक आप कर सकते हैं। मतलब कि कंपनी अगर की जो बुक वैल्यू 10 रुपये, तो वो कंपनी को आप 30 रुपये तक खरीद सकते हैं। 30 रुपये के ऊपर वो एक गुड नहीं समझी जाती, ये एक यूनिवर्सली मैं बता रहा हूँ। तो 3 गुना तक आप कर सकते हैं। तो अभी भी अगर हम देखें इसकी बुक वैल्यू तो ये सिर्फ 1.75 टाइम्स महंगा मिल रहा है, तो ये एक डिसेंट अमाउंट है। इससे हम ले सकते हैं, इसे 3 गुना तक भी हम ले सकते हैं। बहरहाल अगर आप मज़ीद आ जाए नंबर ऑफ़ शेयर्स इसके देखें तो 3, इसने भी बोनसेस और दिए होंगे, तो इसकी वजह से इसके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है उसमें भी इजाफा हुआ होगा। आप देखिए अगर तो इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो शेयर्स है उसने बोनसेस दिए थे, इसकी वजह से उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स में भी एक इजाफा हुआ है। बहरहाल तो ये जो इजाफा हुआ है नंबर ऑफ़ शेयर्स में, तो ये भी शो करता है कि ये कंपनी भी अच्छी बोनसेस देती है। बहरहाल अब जो हम लोग को एक चीज़ पता चली, कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। मज़ीद आप चेक कर सकते हैं कैश फ्लो से, जिनका कैश फ्लो है वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव में है। बहरहाल कैश फ्लो का भी मैं डिस्कस इतना डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कैश फ्लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है कि कंपनी की कैश फ्लो कितना है। बहरहाल अभी मैं इसे डिस्कस करूँगा तो वीडियो एक बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन एक आपको आइडिया दे दिया कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसी तरीके से आप OGDC देखें तो OGDC की बुक वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ के आसपास है, उसकी भी अर्निंग्स ऑल टाइम हाई के पास जा चुकी हैं। अब अगर हम आ जाए डिविडेंड पे, यहाँ पर अगर आप जाएंगे यही वेबसाइट पे, इधर आएगा डिविडेंड हिस्ट्री। डिविडेंड हिस्ट्री पर अगर आप आएंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि एवरी ईयर ये डिविडेंड देता ही देता है। 2021 में 7 रुपये दिया, 2020 में 6.5 रुपये, 2019 में 6, फिर 7, फिर 7, फिर 6, 4, 5, 3.5, फिर 4, फिर 4। तो ये एक चीज़ है कि ये एवरी ईयर डिविडेंड तो देता ही देता है, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ है ग्लेक्सो के लिए। बहरहाल ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, मैं इसकी बाय कॉल बिल्कुल भी नहीं दे रहा। अभी इसके जो निचले लेवल्स है, जैसे अब इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है 108 पे,
फिर आ रही है 102, फिर 80 के पास आ रही है। तो एक आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि आपने एनालिसिस करनी कैसे है। इसी तरीके से आप सरले को देख लें, सरले भी एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसकी भी अर्निंग में बहुत मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपने अब एनालिसिस कैसे करनी है फंडामेंटली। हो सकता है मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, एक इंटरमीडिएट कहूँगा, एक फंडामेंटल एनालिसिस है, ना ये बहुत एडवांस है ना ये बहुत ही बेसिक है, ये एक इंटरमीडिएट एनालिसिस है फंडामेंटल। तो ये एक तरीका है कैसे एनालाइज करना है। तो ओवरऑल ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इसे डिप्स पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। रिसेंटली आप देखें तो जो ये मार्केट क्रैश हुई थी 2019 में, उसका ये एक रेट आया था 80 रुपये, वरना ये हम लोग को देख रहा है, हमने इसे लाइक 250 के करीब भी देखा है, उससे भी ऊपर देखा है, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको एक और ये चीज़ दिखाऊंगा, अगर आप मंथली बेसिस में आ जाए। अब जो इसका रेट उस वक्त था, मतलब कि 2017 में जो इसकी अर्निंग्स थी, आज उसकी अर्निंग्स उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। आज उसकी अर्निंग उससे भी ज़्यादा है, लेकिन उसका रेट देखें, जैसे आज अगर ये एक कितनी कमा रही है, मतलब मान लीजिए 10-15 रुपये कमा रही है, उस वक्त ये अगर 8 या 10 रुपये भी कमाती थी तो उस वक्त उसका रेट 250 था और आज इसका रेट 120 है। तो ये एक शो करता है कि इस तरीके से जो मार्केट उसे पहले वैल्यूएशन दे रही थी, अगर ये उसी वैल्यूएशन पे आ जाता है या उसी पीई पे आ जाता है तो इसका रेट 300 या 400 भी हो सकता है। तो ये एक तरीका है एनालाइज करने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।